सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। इनके 2 बीवी है एंड ऑल्सो ये फॉर्मर बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट रह चुके हैं। तो इनको पिछले 20 दिनों से सीरियस धमकी मिल रहा है। इनसे 1 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है। जो कॉल उनको आ रहा है वो आ रहा है उनको फॉरेन नंबर से। वो धमकी दे रहे हैं ना, ये क्या है कि अगर तुम 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो वो उनके फैमिली को मार देंगे। इसको लेकर वो पुलिस से इमीडिएट एक्शन का डिमांड किया है। वो कहते हैं जो बंदा उसको कॉल करके धमका रहा है वो कोई गैंगस्टर्स का नाम अभी तक नहीं लिया है। पहले तो वो डिमांड किया था 5 करोड़ रुपए का। इसके बाद वो डिमांड करने लगा फिर 30 लाख रुपए का। एंड रिसेंट टाइम में वो डिमांड करने लगा 1 करोड़ रुपए का। वो कहते हैं वो अपने बच्चों के सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा अभी डरे हुए हैं। वो अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन बच्चों को वो घर पे ही हमेशा नहीं रख सकते। वो कहते हैं उन्होंने एसएसपी ऑफिस मोहाली में जाके कंप्लेंट फाइल किया है लेकिन अभी तक कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। पहले जब उनको कॉल्स आ रहे थे वो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब वो ये कहने लगा कि मैं तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो अब इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। इससे रिलेटेड वो अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किए थे, आप देखिए। अभी मुझे जो धमकी आई है वो सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बोला जा रहा है कि तुम्हारे बच्चों को संभाल के रखना, मारेंगे जरूर। मेरे बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? पिछले 1 महीने से मैं बहुत सफर कर रहा हूँ। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जब मैं उनके मैसेज इग्नोर करता हूँ तो गाली गलौज की जा रही है। उसको लेके मैंने पंजाब सरकार से एक छोटी सी गुहार लगाई है। आप चीजें देखें, सुने और उन पे प्लीज एक कड़ा एक्शन लें जिससे मेरे बच्चे सेफ हो पाए। और ये एक बहुत ही बुरा रैकेट है और मैं चाहता हूँ इस रैकेट का आप भांडा फोड़े कि कहाँ से शुरू हुआ है, किसने किया है और ये ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी फैमिली इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे में। जहाँ मर्जी जाना तेरे को जा, घूम फिर, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चों को बचा के रखिए। तेरे पे गोली बाद में लगेगी, पहले तेरे बच्चों के में लगेगी। ये सारी चीजें बेशक रिकॉर्ड करके रख ले। जो मर्जी होता हो तेरे से, पुलिस प्रशासन जिस मर्जी के पास चला जा, जहाँ मर्जी जाना हो तेरे को वहाँ चला जा। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले बता दूं गाइस, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है शुभांकर मिश्रा के बारे में। आपको पता होगा ये एनडीटीवी के न्यूज एंकर है एंड ऑल्सो इनका काफी पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी है। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में रेड फोर्ट वाला इंसिडेंट हुआ था वो वही ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे। उसी दौरान उनका मैकबुक खो गया था। वो कहीं पे रखे हुए थे, किसी ने चोरी कर लिया था, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया, जिसके बाद उनको अपना मैकबुक वापस मिल गया। इसके बाद वो क्या करते हैं, जिस बच्चे ने उनका मैकबुक चोरी किया था उसी बच्चे के साथ वो एक वीडियो पोस्ट कर देते हैं। बेसिकली वो बच्चा एंड एक और बच्चा उसका दोस्त दोनों मिलकर उनका मैकबुक चोरी किए थे। तो जो वो उस बच्चे के साथ वीडियो पोस्ट के उसका चेहरा दिखा के, इसको लेकर काफी सारे लोग खुश नहीं है, काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं ना कि शुभांकर मिश्रा इस मैटर को क्लोज कर सकते थे लेकिन उन्होंने सोचा इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जिसके बाद वो उस माइनर बच्चे का इंटरव्यू लिए, उसका चेहरा दिखाए अपने वीडियो में, विच कुड पुट द चाइल्ड एट रिस्क। बच्चे का चेहरा दिखाना while accusing him of a theft is a crime। बट इन जैसे लोग सोचते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं फॉर व्यूज एंड मनी। सिर्फ इतना ही नहीं, काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये कहते हुए कि जो शुभांकर मिश्रा किए उस बच्चे का चेहरा दिखा के उसका इंटरव्यू लेके वो उन्होंने गलत किया। एक जन लिखते हैं कोई भी बच्चा एक्यूज्ड का चेहरा दिखाना जो कि अंडर 18 है, भले उसने कोई भी ऑफेंस किया हो, इज ए पनिशेबल क्राइम इन इंडिया। एक यूजर लिखते हैं कोई भी अगर सेंसिबल पर्सन होता तो उस बच्चे को गाली देता एंड उसको जाने को कहता। वो लिटरली एक बच्चा है। वेल आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एकता कपूर के बारे में। ऑल्ट बालाजी आपको पता हो उसी की ओनर है ये। तो इनको अभी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये एक दिन पहले अटेंड की थी बागेश्वर धाम बाबा का सनातन एकता पद यात्रा एंड वहां जब उन्हें मौका मिला स्पीच देने का तो वो कहती है 30 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में तुलसी, पार्वती जैसे नाम के किरदारों को रखा तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसा नाम क्यों? तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। आज महाराज बागेश्वर बाबा की वजह से इतना बड़ा समारोह हो रहा है। और मैं एक ही बात कहूंगी, लोग कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का जन्म होता है, बहुत करोड़ों 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 जन्मों के बाद इंसान का हिंदू सनातनी धर्म में जन्म होता है। ये वो जन्म है जिसकी हमें शायद कल्पना भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। एंड और भी काफी कुछ वो कही है, काफी लंबा स्पीच वो दिए 3 मिनट का। अगर तो देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ वो हिंदू धर्म सनातन धर्म से रिलेटेड इतना कुछ जो बोली, इसी को लेकर उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों? आपको पता होगा ऑल्ट बालाजी पे किस तरीके के सीरीज आउट होते थे, अश्लील है ना बहुत ज्यादा। एक यूजर लिखते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। एक यूजर लिखते हैं एकता से एडवाइस, वक्त आ गया है धर्म को कर्म से जोड़ने का। ट्रांसलेशन, मेक योर सिंस लुक होली। एक और यूजर लिखते हैं दिस जॉनरा ऑफ इंडिया सो कॉल्ड बॉलीवुड डिजर्व्स टू बी कंप्लीटली बॉयकॉटेड। यही लोग है रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट डीके इन सोसाइटी एंड रॉटिंग मॉरल वैल्यूज। एक यूजर लिखते हैं वक्त आ गया है हम अपने धर्म को अपने कर्म से जोड़े, ओनली ऑन ऑल्ट बालाजी। एक
और यूजर लिखते हैं अपने कर्म मतलब गंदी बात, XXX और वर्जिन भास्कर जैसे वेब सीरीज का निर्माण एकता कपूर के कर्मों से ही तो हुआ है। अब इसको धर्म से कैसे जोड़ेंगे ये? नहीं माने अद्भुत प्रयोग होगा ये तो। खैर सनातन का भला जैसे भी हो होना चाहिए। पहले आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है वैभव सूर्यवंशी के बारे में। आपको पता होगा ये टीम इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर है, ऑल्सो IPL के भी यंगेस्ट प्लेयर है। तो इनके लिए इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज ने एक पोस्ट किया। ऐसा भी नहीं है कि इंस्टाग्राम इंडिया वालों ने, नहीं, ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज ने। वो लिखता है वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट लेजेंड है एंड वो सिर्फ 14 साल का है। ये ऑलराउंडर यंगेस्ट एवर प्लेयर है IPL में खेलने वाले एंड इज ए मेंबर ऑफ द राजस्थान रॉयल्स। उसकी क्रिकेट की जर्नी उसके डैड से शुरू हुई जो खुद भी क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने ही वैभव को 5 साल की उम्र में पहला किट बैग दिया। एक दिन वैभव के साथ प्रैक्टिस में स्पेंड करो वेर ही शोज ऑफ हिज बैटिंग एंड बॉलिंग स्किल्स एंड रिवील्स व्हाट्स इनसाइड हिज करंट किट बैग्स। वैभव का एडवाइस दूसरे यंग एथलीट्स के लिए, जो भी स्पोर्ट तुम्हें पसंद हो उसे कभी मत छोड़ो। अगर तुम मेहनत जारी रखोगे टाइम के साथ रिजल्ट्स मिलेंगे और तुम अपने गेम्स में पर्सनल इंप्रूवमेंट भी देखोगे। और जो क्रिकेट का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह के बारे में। आपको पता होगा ये अकेले रहते, युवराज सिंह इनके साथ नहीं रहते, युवराज सिंह के मदर इनके साथ नहीं रहती। इनका काफी पहले से डिस्प्यूट है ना। ये रिसेंटली कहते हैं कि इनको खाना स्ट्रेंजर्स देते हैं यानी अनजान लोग। वो कहते हैं शाम को मैं अकेला बैठता हूँ, घर पर कोई नहीं होता, खाने के लिए मैं अननोन लोगों पर डिपेंड करता हूँ, कभी कोई दे देता है कभी कोई और। मैं किसी को परेशान नहीं करता, अगर भूख लगती है तो कोई ना कोई खाना ला देता है। मैंने हाउस हेल्प और कुक्स रखे थे लेकिन अब वो नहीं करते। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं मरने के लिए रेडी हूँ, जब भी भगवान चाहे वो मुझे अपने साथ ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है शर्लिन चोपड़ा के बारे में। तो शर्लिन चोपड़ा रिसेंटली की ब्रेस्ट एक्सप्लांट सर्जरी टू रिमूव हर सिलिकॉन इम्प्लांट्स। बहुत पहले उन्होंने ये इम्प्लांट्स लगाया था। एक इम्प्लांट्स का वेट बता दूं 825 ग्राम। क्यों लगाई थी आई थिंक मुझे बताने का जरूरत नहीं है, समझ आओ यार क्या भाई। तो फाइनली वो इसको निकाली एंड कही भारी बोझ सीने से हट चुके हैं। ऑल्सो इसको लेकर वो यूथ को वार्निंग भी दी। वो क्या कही आप देखिए। Hey guys, ये भारी बोझ मेरे सीने से हट चुके हैं। 825 grams each. I feel as light as a butterfly. देश की युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर रॉन्गली इन्फ्लुएंस होकर एक्सटर्नल वैलिडेशन पाने की चाहत में अपनी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। आपको जो भी करवाना हो उसके प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करें, अपने फैमिली और मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ इन डेप्थ डिस्कशंस करें और कोई जल्दबाजी ना करें। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल ना बने। अपनी ऑथेंटिसिटी और रियलनेस की हिफाजत करें। और हाँ, बड़े बेशक अच्छे लगते हैं लेकिन अपने बड़े सुंदर लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है गुजरात के भावनगर से। एक 24 साल की वुमेन को उसका होने वाला हस्बैंड मार देता है, वो भी शादी के ही दिन। शादी शाम को होना था एंड सुबह को वो मार देता है। बेसिकली शादी के सुबह सजन बरैया सोनी राठौड़ के घर आता है। सोनी उसकी होने वाली वाइफ एंड दोनों का साड़ी एंड कुछ पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है। शायद से लड़की ने कहा होगा शादी में मैं ये साड़ी पहनूंगी, लड़का ने कहा होगा कि तुम ये मत पहनो ये पहनो, और कुछ खर्चों को लेकर भी दोनों का झगड़ा हो गया। इसके चलते जो सजन है वो सोनी को माथे पर हिट कर देता आयरन पाइप से और उसके सिर को वो वॉल में स्लैम कर देता है, जिस वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो गई एंड उसके कुछ देर बाद उसका डेथ हो गया। इसके बाद जो सजन है वो तुरंत से वहां से भाग जाता है। पुलिस अभी बता दूं सजन को ढूंढ रहे हैं ना। इतना ही नहीं, 1-2 दिन पहले सजन का किसी और बंदे के साथ भी झगड़ा हो रखा था, जिस मामले में उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुका था। अभी सोनी के मामले में एंड ऑल्सो उस बंदे के साथ झगड़ा करने के मामले में उसके खिलाफ 2 FIR दर्ज है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान पुलिस से एंड लोगों से माफी मांगे। कुछ हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के एक गैंगस्टर सलमान लाला का तालाब में डूबने की वजह से डेथ हो गया था। बेसिकली वो उस टाइम पे पुलिस को चकमा देकर भागा था। तो उसी के डेथ के ऊपर रिएक्ट करते हुए एजाज खान उस टाइम पे कहे थे कि सलमान लाला का गुनाह ये था कि वो मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया गया। ऑब्वियसली जो एजाज खान का है वो एक भड़काऊ पोस्ट है, जिसको लेकर उनके अगेंस्ट में किसी ने कंप्लेंट किया, जिसके बाद केस दर्ज हुआ। तो इसी मामले में एजाज खान को इंदौर क्राइम ब्रांच बुलाया गया था, उनसे पूछताछ किया गया। करीब 2 घंटे तक उनके साथ पूछताछ किया गया। पुलिस ने उनका फोन भी उस टाइम पे जब्त कर लिया था। जब पुलिस पूछताछ कर रहे थे तब एजाज खान ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे। पूछताछ के दौरान एजाज खान पुलिस को कहे कि सलमान लाला के सपोर्टर्स ने उनको उस टाइम पे गुमराह किया था, जिस वजह से उन्होंने वो वीडियो पोस्ट किया था। जो पुलिस ऑफिशियल है उन्होंने एजाज खान को सख्त फटकार लगाई और उन्हें स्पष्ट कहा कि भ्रामक पोस्ट शेयर या लाइक करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिर नोटिस जारी करने के बाद एजाज खान को छोड़ दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राइडर प्रतीक के बारे में। तो ये काफी सारे लोगों को एक रियलिटी चेक दी है। अक्सर आपने देखा होगा कई सारे ऐसे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जो ये कहते हैं कि वो बहुत सारे कंट्रीज घूम रहे हैं, वहां से वो कंटेंट बना रहे हैं, उसको वो पोस्ट कर रहे
रहे हैं, वहां से वो पैसा कमा के फिर से वो अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे हैं। क्या सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स का ऐसा ही सीन है? उन्हें क्या इतना पैसा मिल जाता है कंटेंट क्रिएशन से कि वो हर हफ्ते हर महीना अलग अलग कंट्रीज घूमे? इसी के बारे में बताए राइडर प्रतीक एंड ये वीडियो वायरल जा रहा है। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको ऐसा बोलता है कि वो कोई भी जॉब नहीं कर रहा है और सिर्फ ट्रैवल कर रहा है तो वो झूठ है। 17, 18 साल के बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमें भी आपकी तरह घूमना है और जॉब नहीं करनी है। आप पैसा कैसे कमाते हो, इसका सीक्रेट बता दो। आज बताता हूँ आपको सीक्रेट। मैंने 14 साल जॉब की है। 14 years आई हैव वर्कड इन द IT इंडस्ट्री, सेव्ड इनफ मनी, स्टार्टेड माय ओन पैरेलल बिजनेस। मैंने एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज अपनी स्टार्ट की शिमला के पास में, जिससे कि जिस दिन मैं सोचूंगा कि मेरे को जॉब क्विट करनी है, मेरे पास एक बैकअप सोर्स ऑफ इनकम हो। एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू समथिंग। आई वांटेड टू परस्यू दिस फिल्म मेकिंग थिंग। ट्रैवल इज एन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करते हो जिंदगी में, आप ट्रैवल करते हो, आप चीजें सीखते हो और उसके लिए लगता है पैसा। आपको खाना खाना होता है, आपको रुकना होता है, आपको 1000 चीजें करनी होती है यार। एंड इससे आप लाइफ के बारे में सीखते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं कब से घूम रहा हूँ और जॉब क्विट करके घूम रहा हूँ और ऐसे ही पैसे आ जाते हैं। ऐसे पैसे नहीं आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मुंबई पुलिस के बारे में। तो एक 4 साल की बच्ची जो 6 महीना से मिसिंग थी, उसको मुंबई पुलिस वाराणसी के एक ऑर्फनेज से ढूंढ निकालते हैं। जैसे ही वो बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट किया, मुंबई पुलिस बच्ची को ढूंढने लगे, सारा CCTV फुटेज वगैरह चेक करने लगे। तो उन्हें पता चलता है कि एक बंदा वो बच्ची को ट्रेन से वाराणसी ले गया था, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। इसके बाद ऑफ कोर्स पुलिस सारे CCTV फुटेज वगैरह चेक करने लगे। वाराणसी पुलिस के साथ भी वो कांटेक्ट किए इस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद होना क्या है, बच्ची को पुलिस ढूंढ निकाले वाराणसी के एक ऑर्फनेज से। मुंबई पुलिस एक फोटो पोस्ट किए थे ये वाला ना, जिसके बाद काफी सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिल्ली रेड फोर्ट इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ शॉकिंग अपडेट्स के बारे में। तो डॉक्टर उमर जो I-20 कार के अंदर था, बॉम्बर, उसको 20 लाख रुपए का फंडिंग मिला था थ्रू इलीगल फाइनेंशियल चैनल्स। इतना ही नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब ये कंफर्म कर दिया कि डॉक्टर उमर एक बॉम्बर था एंड जो इंसिडेंट हुआ वो एक बॉम्बिंग ही था। ऑल्सो NIA ने आमिर राशिद अली, जिसने डॉक्टर उमर को I-20 कार दिलाने में मदद किया था, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। ऑल्सो ये जो इंसिडेंट हुआ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिए, इसी के बारे में बताते हुए प्रफुल्ल गर्ग एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। दिल्ली अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडायरेक्टली द रेसिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लिया है, जिन्होंने पहलगाम अटैक कराया था लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के लिए इंडिया में। आप समझते जाइएगा इन्होंने इनडायरेक्टली कैसे लिया। इन्होंने पोस्ट डाला है डॉक्टर उमर के लिए, उमर के लिए, कि ये एक शहीद हैं और हमें इनकी जान, जो इनकी जान ली गई है, इसका हम बदला लेंगे। मतलब जो खुद मरा, दूसरों को मारा, सबको लेके मरा और औरों को लेके मारने की इसकी तैयारी थी इन सबकी, उनकी जान का बदला लेंगे। और इनडायरेक्टली अटैक करा है RSS BJP पर कि संघ के लोग बताएं कि तुम तो कह रहे थे इंडिया वापस नॉर्मल हो गया है। कहां से नॉर्मल हुआ है? ऐसे डॉक्टर्स खुद की जान लेने के लिए रेडी क्यों है? मतलब ये पहले खुद इनको रेडिकलाइज करते हैं, फिर आके बोलते हैं कि ये जान लेने के लिए रेडी क्यों है, जैसे इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया जा सके। और ये याद रखिएगा, ये 2019 में सामने आया था, लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से फंडेड है। US ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जुलाई 2025 में इनको एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर, उन सबकी टीम ने जब एक लॉबिंग करी, US पे प्रेशर बनाया, तब इन्होंने इनको एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। आपने देखा होगा प्रफुल्ल गर्ग जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे वो उन्होंने ब्लर कर रखा था। वो उन्होंने क्यों किया इसके बारे में बताते हुए वो कमेंट किए 1000% वेरीफाइड पिक्चर आई हैव। मैंने इसको ब्लर किया है ताकि इससे इंडिया में और रेडिकलाइजेशन ना फैल सके। बस वही कुछ लाइंस बताई जो हमें जानना जरूरी था। ऑल्सो बता दो 2 दिन पहले 2 UK के डॉक्टर्स को उत्तर प्रदेश के बहराइच में अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली वो इंडिया इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू नेपाल एट द रुपाईदिहा बॉर्डर। दोनों में से जो बंदा अरेस्ट हुआ है वो बता दो UK का सिटीजन तो है, बट वो पाकिस्तानी ओरिजिन है, हसन अमन सलीम। वो इंडिया क्यों आ रहे हैं उसका सेटिस्फैक्टरी रीजंस वो ऑफिशियल्स को नहीं प्रोवाइड कर पाए, जिस वजह से ऑफिशियल्स को शक हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राखी सावंत के बारे में। तो एक वीडियो वायरल जा रहा है राखी सावंत का, जिसे देखकर आप बोलोगे राखी सावंत बिग राखी सावंत। बेचारा वो आदमी पहले तो डर गया था शायद से। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक आदमी के बारे में जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ट्रेन में जो वुमेन्स का डब्बा रहता है उसमें सारे लड़के घुस के बैठे हुए थे, जिसके बाद एक आदमी फोन निकालते हैं, अस्त्र, एंड देन फिर क्या होता है आप देखिए। गाइस लेडीज डिब्बा है और ये जेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, लेडीज को बैठने नहीं दे रहे। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। ये देखो गाइस महिला डब्बा है और यहाँ पे जबरदस्ती चल रही है। यहाँ पे देखो लेडीज को बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये देखो जेंट्स बैठे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो इनकी लैंग्वेज मैं बात करता हूँ। हाँ भाई तो तुमको प्यार से बोल रहे कि लेडीज डिब्बे के बाहर आ जाओ, तुम सुन ही रहे, कहाँ उठ रहे तुम? तरीका है, गलत क्या बोल रहे कुछ।
मॉडर्न अस्त्र का काम करता है फोन आजकल, बता दूं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जापान के पब्लिक टॉयलेट के बारे में। इंडिया की मैक्सिमम जगहों का पब्लिक टॉयलेट का हाल कैसा है आप सबको पता ही होगा, बहुत ही खराब। लेकिन जापान में एक पब्लिक टॉयलेट टूरिस्ट प्लेस जैसा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रचित रो अभी करंटली है जापान में, एंड वो एक वीडियो पोस्ट किया था ना, आप देखिए। मैं दोस्तों जापान आया हूँ एंड जापान का पब्लिक टॉयलेट दोस्तों ऐसा है जो कि इंडिया कभी नहीं बना सकता। ये तुम जो देख रहे हो ना, ये एक पब्लिक टॉयलेट है, ठीक है। एंड लुक एट द क्वालिटी, इसका डोर अपने आप ओपन होता है एंड अंदर जाके जो है ना, यो बंद हो गया, ओ यहाँ से बटन दबानी पड़ती है। एंड देन लुक एट दिस, ये देखो, ये बाय द वे ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे अच्छी एरिया में है, ये सबसे गंदे एरिया में से एक है। सबसे ज्यादा जो जापानीज लोग है ना, वो यहाँ पर ही आते हैं, ये वही एरिया है, ठीक है। स्टिल ये जो पब्लिक टॉयलेट है ना, ये हमेशा क्लीन रहता है। एंड इसका डिजाइन देखो, तुम देख रहे हो, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है भाई, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर आकर तुम टॉयलेट कर सकते हो। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।